सबसे पहले मैं आज के इस मौके पर स्वर्गीय पंडित परशुराम यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने आप को मैं समझता हूँ गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच घुसा, बहुत क्षेत्रों में देश में जाने का मौका मिला, लेकिन शायद पहला व्यक्तित्व तो ऐसा मिला स्वर्गीय पंडित परशुराम जी का, जो पीढ़ी परिवार में पैदा होने के बाद जिनके नाम के आगे उनकी विद्वता, उनकी विधा, उनकी परंपरा के कारण पंडित शब्द के नाम से संबोधित किया गया। ऐसे महान व्यक्ति आज हमारे आपके बीच नहीं हैं। आरडी संग्राम सिंह जी और पार्टी के तमाम साथी जो बलिया के लोग हैं, उन्होंने बताया कि आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी स्वर्गीय परशुराम जी के स्वास्थ्य को लेकर, उनके इलाज को लेकर किस कदर चिंतित थे। लेकिन मैं इस मौके पर सलाम करूंगा उनकी समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठा को और समर्पण को, कि अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना वो लगातार लोकसभा के चुनाव की जो महान लड़ाई थी, उस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए अपनी स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की, और जिसके कारण आज हमें आपको उनकी पुण्यतिथि मनानी पड़ गई। इसे मैं इस मौके पर कहूंगा, जीवन में आना जाना, कब तक जीना है नहीं जीना है ये तो विधि का विधान है, लेकिन ऐसे महान व्यक्ति कभी भी मरते नहीं हैं, बल्कि उनकी कृतित्व हमेशा हमेशा के लिए अमर होते हैं। और मैं समझता हूँ इस मौके पर मैं यही कह सकता हूँ कि परशुराम जी की विधा, उनकी मेधा, उनकी कला, उनकी ओजस्विता, उनकी जो भी चीजें थी, मैं समझता हूँ बिरहा गायन के लोगों के उस सब के गुरु थे। मुझे बहुत सारे पूर्वांचल के साथियों ने बताया कि बिरहा के बारे में और बिरहा गाते हुए भी जो उन्होंने अपने व्याकरण की जो शुद्धता है, जो मर्यादा है, जो परंपरा है, जो शिष्टता है, उसको कभी भी बिरहा लाग गाने के बाद भी खोने नहीं दिया। ऐसे महान व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्तित्व हो पाना मैं समझता हूं अपने आप में असंभव जैसी बात है, क्योंकि आज दौर बदला है। बदले हुए दौर में आजकल टीआरपी का जमाना आ गया। लोग सोचते हैं किस चीज को गा के जल्दी लोकप्रिय हो जाए, चर्चित हो जाए, लेकिन इस दौर के रहने के बावजूद पंडित परशुराम जी ने कभी भी जो विधा की, जो बिरहा की मेधा थी, जो उसकी उच्च आदर्श थे, उसको कभी खोने नहीं दिया। ये उनकी मैं समझता हूँ पूरे बिरहा गान में और पूरे साहित्य जगत में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। इसको कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। ऐसे महान व्यक्ति की माल्या मूर्ति के अनावरण के मौके पर बलिया के लोगों ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे भेजा, बुलाया, तो मैं इस बात के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। साथियों, जहां आज हम सब मिलके पंडित परशुराम जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, वहीं मैं इस मौके पे कहूंगा कि एक संकल्प लेने का भी दिन है। आरडी संग्राम सिंह जी ने, आदरणीय राजीव राय जी से लेके तमाम साथियों ने चर्चा की। उस चर्चा से अपने आप को जोड़ते हुए और मंच के सारे साथियों की बातों से अपने को जोड़ते हुए मैं बागी बलिया की सरजमी पर, जो गंगा के तट पर, जैसा आदरणीय अंबिका जी बता रहे 400 मीटर दूरी माँ गंगा बह रही है, तो इस तट पर मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, मेरे बलिया के भाइयों, आप कभी नहीं झुके। अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा के बावजूद अगर 1957 में कहीं क्रांति की किसी ने शुरुआत की थी तो इसी बलिया के माटी के लाल ने की।
देश में सबसे पहले कोई आजाद हुआ था तो यही हमारा बागी बलिया हुआ था। ऐसे बागी बलिया के लोगों, आपके बीच में कहूंगा कि इस देश के अंदर जिस तरीके से 200 साल की हमारे तमाम संघर्ष, कुर्बानियां, स्वतंत्रता सेनानियों के, क्रांतिकारियों की कुर्बानियां, बापू के नेतृत्व में, लोहिया जी, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो संघर्ष चला था उस समय, इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद जो हम सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया, और उस संविधान के माध्यम से इसी बलिया की माटी के लाल स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे कि जब हाथों पे, वोट की उंगलियों पे निशान लगता है तो वो निशान ऐसा लगता है कि देश के राजा को भी पलटने का काम करता है। ये ताकत बाबा साहब के संविधान ने हमें दी है, लोकतंत्र ने दी है। मेरे बलिया के बुजुर्गों, मेरे जागरूक साथियों, जहां आप हर मामले में आगे आगे चलते रहे, देश की आजादी से लेके, स्वतंत्रता आंदोलन से लेके राष्ट्र निर्माण तक में हमेशा बलिया के लोगों आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने ऐसे बलिया के लोगों, आज आपका मैं आह्वान करना चाहता हूं, आज फिर पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देशवासियों को एक नए तरह के संघर्ष की जरूरत पड़ गई है। जहां हम बलिया में खड़े हैं, वहीं बिहार की बॉर्डर पे खड़े हैं, गंगा के पार बिहार है। आप देख रहे हैं कि बिहार में सरकार केवल बीजेपी की बन जाए, इस बात के लिए लोकतंत्र की हत्या करके, SIR जैसी गलत नीतियां लागू करके, आम मतदाताओं के वोट काट के जिस तरीके के तांडव और बेईमानी करने का षड्यंत्र हो रहा है, वहीं मैं इस मौके पर बिहार की सीमा पर खड़े होके अपने बिहार के लोगों को बधाई दूंगा कि आपने जो जयप्रकाश नारायण जी ने 1975 में आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी तरह के आंदोलन का दोहराने की शुरुआत बिहार के लोगों ने कर दी है। जहां बिहार के लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने वोट बचाने को, वोट चोरों से इस देश को बचाने को, वहीं मैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़े होके अपने बलिया के लोगों आपका आह्वान करना चाहता हूं कि कैसी जो बिहार से आंधी चले, उस आंधी को बलिया आते आते आप सबको मिलके तूफान बना देना है, जिससे ये बेईमान लोग जो देश के बेईमानी से देश को चलाना चाहते, बेईमानी से सत्ता में बने रहना चाहते, सत्ता में रह के तानाशाही करना चाहते, उस तानाशाही से निजात दिलाने की लड़ाई जब उत्तर प्रदेश के मैदानों में हो, उत्तर प्रदेश के द्वाबर क्षेत्र में हो, जो गंगा के तट पे हो, घाघरा के तट पे हो, जमुना के तट पे हो, तो मैं समझता हूँ मेरे बलिया के लोगों, उस लड़ाई का नेतृत्व, उस लड़ाई की शुरुआत मेरे बलिया के भाइयों आपको करनी होगी। मेरे साथ कह रहे थे हमारे वक्ता साथी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उम्मीद है कि बलिया के लोग इस बार परिवर्तन करेंगे। जो लोकसभा में आपने शुरुआत कर दी है, इसी शुरुआत को और इसी आंधी को तूफान बनाने का काम मेरे बलिया के साथियों आपको करना है। हम इस मौके पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं साथियों कि हम लोगों को चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम समाजवादी लोग अपने संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं है। ये भरोसा दिलाना चाहते हैं मेरे बलिया के। ये बलिया के साथियों सोचो, बीजेपी के लोग 14 में नए नारे लेके आए, 14 में भाषण दे दिया। कई साथियों ने कहा हम नहीं दोहराना चाहते कि नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, सबके खाते में 15 लाख पहुंचेंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, स्विस बैंक का पैसा लौट आएगा। जाने कितने वादे और नारे दिए थे बीजेपी के लोगों ने। आप सोचो 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, 24 का चुनाव, 5 चुनाव के बीच की हुई एक भी घोषणा ये बीजेपी के लोग पूरा नहीं कर पाए। एक भी घोषणा पूरी नहीं है। और अब जब जनता सवाल खड़े करने लगी, जनता जब सवाल पूछना शुरू की,
तब लेके आए विजन 47। तो मैं इस मौके पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों आपसे कहूंगा कि 27 में जनता आपको खाली कर देगी, तब आप मंथन करते रहना बैठ के 47 का, क्योंकि सत्ता तो सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के हाथों में आने वाली। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, सद्य नेताजी के मुख से आप सबने हमेशा सुना होगा कि बीजेपी के लोग झूठे लोग हैं, ये बीजेपी के लोग गलत बातें करते हैं। एक को कहेंगे तुम उदार बन जाओ, दूसरे को कहेंगे तुम कट्टर बन जाओ, तीसरा कहेगा उसकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों, देश का जनमानस अब इतना ना समझ नहीं रहा है कि तुम्हारी चिकनी चुकोड़ी बातों में फंस जाए। देश का जनमानस, देश का किसान, देश का जवान, देश का नौजवान, देश का मजदूर, देश के बुनकर, देश के व्यापारी अब जाग चुके हैं। अब चाहे कुछ भी बहाना बना लो, अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। ले बलिया के साथियों, इस लड़ाई का इस बार नेतृत्व और इस लड़ाई को शुरू करने की जिम्मेदारी बिहार के बाद जब वो लड़ाई घुसेगी उत्तर प्रदेश में, तो बलिया ही उसका प्रवेश द्वार होगा। और बलिया की लड़ाई इतनी तेज हो कि यहाँ से लेके सहारनपुर तक फिर ये जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जो संविधान बचाने की लड़ाई है, जो बाबा साहब के सपनों को बचाने की लड़ाई है, जो लोहिया जी ने संघर्ष किया था, उस संघर्ष के बाद जो हक अधिकार मिले हैं, चाहे वो आरक्षण का हो, संविधान दिया बाबा साहब ने, चाहे मंडल आयोग की सिफारिश आई हो, चाहे आरक्षण मिला नौकरियों में, शिक्षा में हक मिला, अधिकार मिला, पंचायतों में रिजर्वेशन मिला, हमारी माताओं बहनों को हक मिला, हमारे किसान भाइयों की तरक्की की नीतियां बनी, हमारी बहन बेटियां पढ़ पाएं, उसके लिए कन्या विद्याधन जैसी योजना, गांव में बैठे हुए बच्चे तकनीकी शिक्षा से जुड़ सकें, उसके लिए लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं, हमारी जो गरीब माताएं बहनें हैं उन माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन जैसी योजना, हमारे जो किसान भाई उन किसानों की किसान बीमा जैसी योजना, उन किसानों की आमदनी दूनी करने की योजना हो, या कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे को माफ करने जैसी योजना हो। आपने आदरणीय नेताजी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को देखा है। आप सब, मैं समझता हूँ मेरे बलिया के भाइयों, आप सब ने वो दौर देखा है जैसा हमारे साथी चर्चा कर रहे थे। जिस जनपद में चले जाओ मेरे बलिया के लोगों, आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा और बलिया का कोई विकास अगर कहीं हुआ है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और सद्य नेताजी ने किया है। मैं आजमगढ़ के सांसद के तौर पर मुझे इस बात का एहसास है कि आजमगढ़ में अगर विकास तरक्की की एक भी ईंट रखी गई है तो वो सद्य नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रखी है। मुझे बदायूं से, मैनपुरी से रहने का मौका मिला, चुनाव लड़ने का, सांसद रहने का। पश्चिम के जिलों के बारे में पता है, आदरणीय राम गोविंद जी, आदरणीय अंबिका जी से लेके, हमारे सनातन जी से लेके, राजीव भाई, हमारे अंचल जी से लेके संग्राम जी तक, सभी साथियों को काम करने का पश्चिम में भी मौका मिला है। आदरणीय मिठाई लाल जी ने बहुत जगह काम किया है। आप जिस जिले में चले जाइए, हर जिले से एक ही आवाज आती है कि अगर विकास किसी सरकार में हुआ है तो केवल और केवल समाजवादी सरकार में हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भाषण इनके सुनो तो कहेंगे, उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, दिल्ली वाले कहेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन सोचो मेरे बलिया के लोगों, जहां इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के भाषण देते हो, वहीं आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी, पाकिस्तान के खिलाफ अभी युद्ध हुआ, और ये बात आज से नहीं, मैं बचपन से सद्य नेताजी के श्रीमुख से सुना हूं। आप सब समाजवादियों ने भी सुना होगा। सद्य नेताजी ने हमेशा कहा कि जब कभी भी देश की सेना को लड़ना पड़ा तो एक भी युद्ध ऐसा नहीं जो सेना जीत के ना आई हो, हर युद्ध को सेना जीत के दिखाने का काम किया है। लेकिन जब जब देश के नेतृत्व ने वार्ताएं की तो उस वार्ता में देश का नेतृत्व हारा है।
जहां इतनी शानदार सफलता है, ऑपरेशन सिंदूर की, सभी आतंकी ठिकानों को उड़ाया हमारे जवानों ने, हमारे बहादुर सैनिकों ने। वहीं आप सोचिए, हमने वार्ता में तो झुकते देखा है, लेकिन बाहर है मोदी जी 56 इंच वालों। अमेरिका लगातार कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया, और देश की सरकार एक बार भी जवाब नहीं दे पाई। ये सोचो साथियों, सोचो साथियों, देश के नेतृत्व झुक गया अमेरिका के सामने, और झुकने के बाद भी कितना बड़ा व्यापारिक नुकसान हुआ है, कितने हमारे ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता था तो वो आपके सबके सामने है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार कंफ्यूज है, हमारी सरकार स्पष्ट फैसले नहीं ले रही है, हमारी सरकार को नहीं समझ आ रहा क्या देश के हित में है, क्योंकि सरकार दिन रात व्यस्त है केवल प्रचार में, प्रसार में, झूठ बोलने में, विरोधियों को कैसे इनकम टैक्स सीबीआई में फंसाएं इस बात में। और जो देश के वर्तमान जो विद्यमान कानून हैं, इनको महसूस हुआ कि शायद इन कानूनों से तानाशाही न ला पाए, तो अभी जो संविधान का 130वां संशोधन जो देश की संसद में पेश हुआ है, वो संशोधन आप सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उस संविधान के बाद जितने हमारे संविधान, जो हमारी संवैधानिक बेंचे बैठी सर्वोच्च न्यायालय की, हर फैसले में, हर बात में एक बात कही गई है कि देश में सबको समान हक है, न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय सबके साथ बराबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षी दलों को कैसे दबाएं, तो उसके लिए क्या कानून ले आए कि किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए जेल में डाल दो, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देगा तो ऑटोमेटिक इस्तीफा माना जाए। ये संविधान संशोधन है, और ये संविधान संशोधन कोई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे कानून पहले से बने हुए हैं। ये केवल और केवल इसलिए लाया जा रहा है कि कैसे विपक्षी दलों की सरकारों के मुखियाओं को, मंत्रियों को जेलों में डाल के उनके पद से छीन के उनकी सरकारों को गिराया जाए। इन्हें बागी बलिया के लोगों आपके बीच कहने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे। अगर ये लड़ रहे होते तो बताओ, आप सब बलिया वाले साथियों जानते हो, थानों में, तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में, डीएम दफ्तर में, कप्तान दफ्तर में, सीडीओ दफ्तर में, स्वास्थ्य विभाग में, पंचायत विभाग में, बताओ उत्तर प्रदेश में पहले कभी ऐसा भ्रष्टाचार रहा हो तो? इतना भ्रष्टाचार बीजेपी में बढ़ गया, और बीजेपी के लोग जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के केंद्र की सरकार बनाए थे, 2G के नाम पर, 3G के नाम पर, कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर, कोयला घोटाले के नाम पर, आदर्श सोसाइटी के नाम पर, जितने भी भ्रष्टाचार के मामले विपक्ष में रह के बीजेपी के लोगों ने उठाए थे, एक भी भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, बल्कि उनमें से ज्यादातर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी, वॉशिंग मशीन से साफ हो गए, और अब वो सब पाक साफ हो गए। इसलिए मैं इस मौके पर मेरे बलिया के लोगों, आने वाले 27 की लड़ाई बहुत निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। हमें उम्मीद है, बिहार के भी कई कलाकार साथी आए हैं, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन पहले थे बिहार में, बलिया के ज्यादातर लोग थे कार्यक्रमों में, तो मैं समझता हूं आप सब माहौल देख के आए होंगे। बिहार के अंदर वही माहौल है जो सन 75 और 77 में जयप्रकाश जी के आंदोलन में था। कुछ लोग बता रहे उससे भी बड़ी भीड़ और जनता का समर्थन निकल रहा है। तो जहां बिहार ने लड़ाई ली है, तो उत्तर प्रदेश वालों, हालांकि लोकसभा में बिहार पिछड़ गया था,
अगर बिहार के लोगों ने साथ दे दिया होता तो आज दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं होती। और एक बात और पत्रकार साथियों, बीजेपी के लोग और चुनाव आयोग के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वहां पे फर्जी मतदान था, 65 लाख फर्जी था। तो मैं उसी चुनाव आयोग और बीजेपी वालों से कहूंगा, अगर जरा भी तुम्हारे अंदर नैतिकता है तो अभी 14 महीने पहले चुनाव हुआ है लोकसभा का बिहार में भी, तो आखिर बिहार में जो 65 लाख मतदान फर्जी है, तो उस 65 लाख फर्जी मतदान से चुने हुए जो 40 सांसद हैं उनका भी इस्तीफा करा दो और बिहार विधानसभा के साथ उनके भी चुनाव करा दो। तो जाने कराओ। अपनी बात को अगर सच कहते हो कि वहां फर्जी मतदान था, बाहर से आए हुए लोगों का वोट था या मृतक लोगों का वोट था, तो फिर ये सांसद कैसे सही है ये बताओ। अगर वो वोट बेईमानी के हैं, गलत थे, गलत तरीके से बढ़े थे, तो ये बिहार के निर्वाचित 40 सांसद कैसे सही है। पत्रकार साथियों, किसी भाजपा वाले से इसका जवाब मिल जाए तो हमें भी बता दो। हम तो संसद से लेके और बलिया तक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। इसे मेरे बलिया के लोगों, उत्तर प्रदेश के साथियों, आप सबको भी सजग रहना पड़ेगा। कल पंचायत चुनाव के बारे में यहां भी न्यूज शुरू हो गई कि एआई से ढूंढ लिया है, इतने वोट फर्जी हैं, इतने असली हैं। तो ये एआई जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था बिहार का, तब एआई कहां था। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा, कार्यकर्ता बंधुओं से, बूथ के साथियों से कहूंगा, हम लोग तो संघर्ष करेंगे यहां से लेके संसद तक, संसद से लेके निर्वाचन आयोग होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक। जो लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। साथ ही साथ आपसे भी अपील करेंगे कि जो एसआईआर में कागज जोड़ मांगे जा रहे हैं, उन कागजों को इकट्ठा भी करते रहना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान लोग हैं, इन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और वोटर लिस्ट चुनाव का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन किसी भी लड़ाई से पहले अपने हथियारों की धार चेक की जाती है। तो मेरे समाजवादी कार्यकर्ता साथियों, अपनी वोटर लिस्ट को, अपने पहचान पत्रों को भी पहले से चेक करके रखना। जब ये हथियार आपके हाथ में होगा तभी इस लोकतंत्र की लड़ाई को आप सब जीत पाओगे। वोटर लिस्ट सबसे बड़ा हथियार है। आज इस मौके पर जहां स्वर्गीय पंडित परशुराम जी को श्रद्धांजलि हम देते हैं, अपनी ओर से भी, आप सबकी ओर से, आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से भी, वहीं इस मौके पर कि जहां इतने समर्पित लोग हों पार्टी के पास, आजमगढ़ के भी चुनाव में थे, इलाज नहीं कराया, ऑपरेशन नहीं कराया, ऐसे समर्पित जहां लोग हों, सदैव नेताजी के ऐसे समर्पित साथी हों, नेताजी की जुबान में समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। और 24 के चुनाव के परिणाम ने साबित कर दिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बार फिर समाजवादी पार्टी जवान होकर खड़ी हो गई है। और बलिया से शुरू करिए, बिहार की सीमा से चले जाइए, हरियाणा की सीमा और हिमाचल की सीमा तक, मध्य प्रदेश की सीमा और नेपाल की सीमा होते हुए चारों तरफ समाजवादियों ने परचम फहरा दिया। तो जहां इतना बड़ा परचम फहराया है, वही इस परचम को और मजबूत करने की शुरुआत तो बिहार के लोग करेंगे। दीदी तो जीतेंगी जीतेंगी, बिहार वाले तो जीतेंगे। इन दोनों ही प्रांतों से बड़ी जीत हमें आपको मिलकर उत्तर प्रदेश की करानी है। मेरे साथियों, बताओ मेरे बलिया वाले तैयार हो? सातों की सातों जिताओगे? सातों जिता देना। बागी बलिया ये समाजवादियों की सरजमी है, जयप्रकाश जी की सरजमी है, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरजमी है, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की सरजमी है। इस सरजमी से जहां हमारे इतने खाटी समाजवादी लोग, जिन्होंने पूरी की पूरी समाजवादी धारा को पीढ़ियों तक जिंदा रखा, ऐसी बागी बलिया की सरजमी से मैं यही उम्मीद भी लगाए हूं
प्रार्थना भी करूंगा कि लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में, संविधान को बचाने की इस लड़ाई में, तानाशाही रोकने की इस लड़ाई में बागी बलिया के साथियों जैसी लड़ाई आजादी के समय लड़ी थी, जैसी लड़ाई इमरजेंसी में लड़ी थी, उससे मजबूत लड़ाई 2027 में लड़ने का काम कर देना। यही प्रार्थना और अपील करते हुए एक बार फिर स्वर्गीय परशुराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।